नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार डीआरडीओ के घातक स्टेल्थ यूकैफ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और अब डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसका फुल स्केल मॉडल बनाने पर काम शुरू कर दिया है। 12 टन का ये जो स्टेल्थी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये हाई थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल विवादित हवाई क्षेत्र में गहरी पैठ वाले हमले, निगरानी और टोही मिशन के लिए किया जाएगा। यानी कि ऐसी जगहों पर जहां पर जो मानव युक्त यानी कि मैन फाइटर जेट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सबसे खास बात इस घातक यूकैफ की ये है कि इसमें एक इंटरनल वेपन भी होगा जिसमें कि 1.5 टन के पेलोड को ले जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो AMC फाइटर जेट प्रोग्राम है और ये घातक प्रोग्राम, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि AMC के लिए तो CCS की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और अब घातक प्रोग्राम के लिए भी ये प्रयास शुरू हो चुका है, जिसके बाद 12 टन का ये यूकैफ तैयार हो जाएगा। इस यूकैफ में 46 किलोन्यूटन का ड्राई कावेरी इंजन होगा और इस ड्राई वेरिएंट में दोस्तों आफ्टर बर्नर नहीं होगा, इसीलिए ये अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए काफी उपयुक्त है, जहां पर फ्यूल एफिशिएंसी और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। घातक यूकैफ केवल अटैक रोल ही नहीं करेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए भी किया जा सकता है, दुश्मनों की टेरिटरी के लिए। यहाँ पर दोस्तों जो घातक यूकैफ की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी रेंज और साइज LCA तेजस मार्क 1A के बराबर होगा, लेकिन घातक यूकैफ का विंग जो है वो बड़े होंगे और इसकी क्रूजिंग स्पीड थोड़ी कम होगी। ये 5 से 8 घंटे तक उड़ान भर सकता है। तो बात साफ हो जाती है कि भारत ने अपने घातक यूकैफ प्रोग्राम को अब एक फुल स्केल में बदलना शुरू कर दिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं और खबरें भी आती रहती हैं कि भारत इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस की डील कर सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये डील कई वजहों से नहीं हो पा रही, जिसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका का दबाव और जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि जटिलताएं हैं। कई सालों से दोनों ही देश ब्रह्मोस की बिक्री पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के बावजूद भी दोस्तों इस सौदे को अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल यहाँ पर भारत को एक बड़ा प्रेशर भी है। एक प्रेशर तो ये कि भले ही इंडोनेशिया के साथ चाइना के तनाव रहते होंगे, लेकिन इंडोनेशिया और चाइना के साथ एक अच्छा संबंध भी है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को बेचना एक बड़ी समस्या भी हो रही है। दूसरी तरफ मैंने कहा ना कि अमेरिका का प्रेशर भी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री हो सके, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा है। अमेरिका को यह भी लगता है कि इन मिसाइलों को अगर भारत इंडोनेशिया को देता है तो शायद यहाँ पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। यही नहीं, अमेरिका खुद इंडोनेशिया के साथ अपना रक्षा सहयोग भी बढ़ाना चाहता है। तो बात साफ हो जाती है कि अमेरिका यहाँ पर बड़ा पेच फंसा रहा है ताकि ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट है वो इंडोनेशिया को ना हो सके। दूसरी बात यह कि रशिया की परमिशन के बगैर भी हम इसे नहीं बेच सकते। यहाँ पर रशिया भी ये चीज़ देखेगा कि क्या बैलेंस क्या बनता है यहाँ पर, क्या चाइना के खिलाफ कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना और रशिया के संबंध अच्छे हैं, तो ऐसे में रशिया भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरियाँ दी हैं, इस बारे में अमेरिका ने कोई बात नहीं कही, क्योंकि इंडोनेशिया से ज़्यादा फिलीपींस को चीन का खतरा है। बात साफ हो जाती है कि ये सभी देश भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को कम करना चाहते हैं, उस पर एक लगाम लगाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरीके से स्वदेशी बना लेता है तो फिर हमें रशिया की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, बाकी अमेरिका को फिर किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक ने इजराइल को स्वदेशी रूप से निर्मित क्वाड्रेंट फायर कंट्रोल और ऑप्टिक क्वाड्रेंट्स भेजे हैं, जिन्हें K60 भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वाड्रेंट फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के द्वारा बनाया गया है, ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आर्टिलरी के फायर कंट्रोल के लिए एक आवश्यक और सटीक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अलग अलग तरीके की जो सरफेसेस यानी कि सतह होती हैं उन पर झुकाव के कोण को मापकर सटीक यानी कि एक्यूरेट टारगेटिंग की अनुमति देता है। और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से जो सैन्य यूनिट है उनकी सटीकता और बढ़ जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 84 सुखोई 30 MKI के लिए रक्षा मंत्रालय इन फाइटर जेट के पहले बैच के अपग्रेडेशन के लिए अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को पूरा करने के करीब है, और एक बार ये स्वीकृत हो जाता है तो इन फाइटर जेट्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड है वो शुरू हो जाएगा, जिससे कि सुखोई 30 MKI फ्लीट में महत्वपूर्ण वृद्धि भी होगी। ये एक तरीके का दोस्तों भारत के लिए एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें कि जितना हो सके भारत विदेशी तकनीक को स्वदेशी बनाने की कोशिश कर रहा है। और मेक इन इंडिया पहल के तहत कई तरीके के एडवांस एविनिक्स और रडार प्रणालियों को विकसित भी किया जा रहा है, जिन्हें कि एडवांस सुखोई 30 MKI यूनिटों में इंटीग्रेट किया जाएगा। और इससे जो महंगे रशिया से जो हम इंपोर्ट कंपोनेंट्स लेते हैं उन पर भी निर्भरता कम हो जाएगी। इस पैकेज में कई सारी चीज़ें, अगर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे कि स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन है। इसके अलावा इसके रडार सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, एवेनिक्स सूट को भी इन्हांस किया जाएगा, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाए जाएंगे, बेहतर हथियार कंपैटिबिलिटी इसकी होगी। तो बहुत चीज़ें जो कि आपको आने वाले वक्त में दिखेंगी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों भारतीय वायुसेना ने उबर के साथ एक समझौता किया था, जो कि बाद में विवादों के घेरे में आ गया था। रीजन ये था कि भाई इससे कहीं ना कहीं जो डेटा सिक्योरिटी है उसका ब्रीच हो रहा है, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। साथ ही उन्होंने कहा कि उबर के साथ जो समझौता किया गया है उसमें डेटा ब्रीच यानी कि डेटा उल्लंघन की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें कि संवेदनशील डेटा को एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES 256 बिट इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करके संरक्षित किया जाता है, जो कि बैंक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के द्वारा नियोजित एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त एक अत्यधिक सुरक्षित विधि भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय एयरटेल ने अब सीमावर्ती शहरों में खास करके गलवान और दौलत बेग ओल्डी में अपना जो नेटवर्क है उसे शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ हाथ मिलाया। बता दें कि अब एयरटेल समुद्र तल से 16,700 फीट की ऊंचाई पर सेवाएं देने वाला एकमात्र प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कंपनी ने कारगिल, सियाचिन, गलवान, दौलत बेग ओल्डी और चांगथांग क्षेत्रों में 17 मोबाइल टावर लगाए हैं, जिससे कि लद्दाख के दूर दराज के गांवों तक कनेक्टिविटी का विस्तार भी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि Su-57 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। कल तक तो इसकी बड़ी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन अब रशियन टेक्नोलॉजी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखी गई है। अभी तक दोस्तों इस फाइटर जेट के बारे में ये कहा जाता था कि भाई इसमें हथियार कहाँ लगाए जा सकते हैं, इसका कहाँ पर इंटरनल वेपन बे है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि वाकई में रशियंस बहुत ही ज़्यादा चालाकी से काम करते हैं। जो नई तस्वीर सामने आई है उसमें Su-57 का साइड वेपन बे दिखाया गया है, और ये एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि शुरू से ही अटकलों का विषय रहा। अब ऐसे में दोस्तों ये जो वेपन बे है इसका Su-57 की क्षमताओं से डायरेक्टली क्या मतलब है ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Su-57 का जो मेन फ्यूजलाज है उसके पास ये साइड वेपन बे काफी महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि इंटरनल वेपन स्टोरेज की अनुमति देता है, जो कि फाइटर जेट के स्टेल्थ प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी भी होता है। इन साइड वेपन्स बे को कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भी अनुकूलित किया गया है। हो सकता है कि इसमें R-73 या फिर K-74 M2 जैसी उन्नत इंफ्रारेड गाइडेड हथियारों को रखा जा सकता हो। तो इस तरीके से दोस्तों आखिरकार रशियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात सामने आ गई है कि उन्होंने किस तरीके से इस फाइटर जेट को घातक बनाया, यानी कि Su-57 अपनी मिशन आवश्यकताओं के आधार पर अपने मेन और साइड बे में चुनिंदा हथियारों को तैनात कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। निब्बे इंडस्ट्रीज 17,000 के ऑर्डर के दूसरे बैच में 6716 का कुछ हिस्सा भारत में तैयार करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। चाइना ने अब एक ऐसा मोबाइल रडार स्टेशन तैयार किया है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, खास करके अमेरिका के F-35 और F-22 फाइटर जेट्स को, जिसे कि उसने अपने ज़ुहाई एयर शो के दौरान प्रदर्शित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। DRDO ने अब तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे पूरा कर लिया है, और अब ये सिस्टम टेस्टिंग फेज के लिए तैयार हो चुका है। और तारा के आ जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की जो टारगेट क्षमता है वो लंबी दूरी से काफ़ी बढ़ जाएगी, और इसके जरिए फाइटर जेट जो है वो दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम से दूर रहकर भी उन्हें तबाह कर सकता है। साथ ही साथ इसके जरिए फिक्स्ड और मोबाइल टारगेट्स को भी खत्म किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फ्रांस ने दोस्तों एक नया साइलेंट किलर हथियार तैयार किया है, और ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को फ्रांस और जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट लुई और डिफेंस इनोवेशन एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। ये काफी खतरनाक हथियार माना जा रहा है। इसके जरिए स्टील या फिर धातु के गोले निकलते हैं जो बुरी तरीके से अपने टारगेट को खत्म कर देते हैं। तो रेलगन आप सब जानते हैं कि ये अन्य आर्टिलरी से बिल्कुल अलग होती है। फ्रांस के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन में 40 mm का एक मेटल का गोला लगाया जाएगा, और जब ये फायर होगा तो इसकी स्पीड करीबन 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि अमेरिका ने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन उसने बंद कर दिया। जापान ने भी परीक्षण किया था, लेकिन उसने भी ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। हालांकि चाइना तो इस पर काम कर ही रहा है। दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी ने बारबारिक नाम का दुनिया का सबसे हल्का रिमोट कंट्रोल हथियार स्टेशन लॉन्च किया है, जो जमीनी वाहनों और नौसेना के जहाजों के लिए सटीक लक्ष्यीकरण की क्षमताएं प्रदान करता है। बता दें कि ये सिस्टम 7.62 mm और 12.7 mm मशीन गन, 40 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर और साथ ही ATGM जैसे जो अलग अलग एमुनिशंस है उनको सपोर्ट करता है, और इस प्रणाली को प्रिसीजन टारगेटिंग यानी कि सटीक लक्ष्यीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ये अपने रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन का इस्तेमाल करके कर्मियों के जोखिम को भी कम करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। इसरो अब दिसंबर में प्रोबा 3 सन ऑब्जर्वेशन मिशन को लॉन्च करने वाला है। प्रोबा 3 का उद्देश्य है सौर रिम के करीब सूर्य के धुंधले कोरोना का अध्ययन करना। इसे इसरो के PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन का बड़ा ऑर्बिटर प्रोबा 3 है जो सूर्य का निरीक्षण करेगा। इससे वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने में मदद मिलेगी, जिसे शॉर्ट डिस्क की चमक के कारण देखना मुश्किल हो जाता है।
तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।